अगर तहरीक इंसाफ को कहा जाए कि आपने नून लीग को गवर्नेंस राइट्स देने और एक इकट्ठी कैबिनेट बना दी जाए जिसमें बेहतरीन जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो तहरीक इंसाफ के पास हों और जो दूसरी है नून लीग के पास हो, और नून लीग को ये कहा जाए कि आपने सारा अपना जो राइट है वो तहरीक इंसाफ से लेना है, तो वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही स्ट्रक्चरल क्लैश है पैस का और पीएमएस का। और जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या कोई भी प्रोविंस की गवर्नमेंट पीएमएस के राइट्स को डिपेंडेंट करती है इन 4 पोजीशंस पे जिसके ऊपर पैस ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो फिर तो राइट्स नहीं मिलेंगे ना, फिर तो वो कॉन्फ्लिक्ट में डिसएडवांटेज पोजीशन पे आ जाएगी पीएमएस। देख लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 अगर डीएमजी ऑफिसर हैं, 5 उसमें पीएमएस ऑफिसर्स हैं, वो इकट्ठे बैठते नहीं हैं, खाना नहीं इकट्ठा खाते, वो अपने अपने शेल्स में रहते हैं और वो काम भी फिर अपनी मर्ज़ी से हिसाब से करते हैं। बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है। ये वो बातें हैं जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को बताने की ज़रूरत है कि जब आप ऊपर से एक ऑस्टेंसिबल गवर्नेंस चल रही होती है तो नीचे से तो ब्यूरोक्रेसी में वो टीम मैनेजमेंट ये चीज़ें हैं ही नहीं। लास्ट 6 मंथ्स को आप निकाल लें, पैस की कितनी ख़वातीन ऑफिसर्स को फील्ड पोस्टिंग मिली है? ठीक है, मिली है, आप देख लें पूरा बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन कितनी मिली है, उसमें पीएमएस की एक खातून भी शामिल नहीं है। वजह कैसर साहब, एक आपका बहुत बड़ा मुतालबा है जो कि आपके मंशूर एजेंडा में है कि 22वें ग्रेड में भी पीएमएस ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाए। तो कैसर साहब, एक मीन्स के 300 पैस ऑफिसर्स हैं, 1500 पीएमएस ऑफिसर्स हैं, तो 1500 ऑफिसर्स को दूसरे लफ्ज़ों में खुडे लाइन लगा के आप कैसे गवर्नेंस बेहतर कर सकते हैं? आप राय मंजूर नासिर साहब के, तारिक अवान, नवीद शहजाद मिर्ज़ा साहब के, इमरान शमस साहब के पीछे खड़े हो जाएं, ठीक है ना? मतलब ये तो एक जंग, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी 2 तरफा जंग है। अगर मैं इस इलेक्शन में मेरी कम्युनिटी मुझे मौका देती है तो मेरी 2 तरफा जंग होगी। एक अपनी कम्युनिटी को जगाने की जंग होगी, एक अपने राइट्स को लेने की जंग होगी। अपनी कम्युनिटी को ये यकीन दिलाते हैं कि इफ़ यू आर इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो ज़ाहिर रिजल्ट्स के बारे में तो आप नहीं कह सकते, तो आप जो एफर्ट्स हैं वो पूरी करेंगे। अच्छा, अब आप ऑफिसर्स हैं, माशाल्लाह प्रिविलेज क्लास से आपका ताल्लुक़ है, अब ये ऑफिसर्स को ज़ेब नहीं देता कि वो यूनियन बाजी करें या एसोसिएशंस बनाएं? देखिए, मैं इस एसोसिएशन को, मैं इनके साथ ना, मैं आपके इस प्रोग्राम के तहत यहाँ बैठ के मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, इस एसोसिएशन को हम डिसबैन कर देते हैं। शर्त यह है कि आप हमारे जायज़ हकूक़ दे दें। हमें ज़रूरत क्या है एसोसिएशन बाजी करने की, इकट्ठा होने की? ये एक्चुअली एसोसिएशन नहीं है। प्रोविंशियल सर्विसेज ख़त्म कर, प्रोविंशियल सर्विसेज को ख़त्म, बल्कि मैं आपको ना एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, बड़ी अहम सजेशन दे रहा हूँ आज मैं इस फोरम पे पहली दफ़ा। लेकिन कैथरानी साहब, आप ये भी देखें कि जो अवाम है उसके अंदर कोई ब्यूरोक्रेसी के बारे में कोई अच्छी राय नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिपब्लिक पॉलिसी की प्लेटफॉर्म से एक और पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे 10 थीम्स हैं, उनमें से एक थीम हमारा सिविल सर्विसेज का है, ब्यूरोक्रेसी की। हम ब्यूरोक्रेसी की अंदरूनी साख्त, ब्यूरोक्रेसी की जो दूसरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो ब्यूरोक्रेसी के जो दूसरे इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करते रहते हैं। हम फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल तीनों ब्यूरोक्रेसी के जो स्ट्रक्चर्स है कैसे वो काम करती है और इवन जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी बात करते हैं। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस सूबे की एलीट सर्विस है। पंजाब की भी पीएमएस सर्विस जो एलीट है। सूबे में पीएमएस की एसोसिएशन बहुत मजबूत है क्योंकि उनका एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है फेडरल सर्विस जो है पैस, जो कि जिसका पुराना नाम डीएमजी है, उनके साथ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है। तो इसलिए पीएमएस के इलेक्शन बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही पीएमएस ऑफिसर मौजूद हैं जो कि 2025 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें सदारत के उम्मीदवार हैं। कमरुज़्ज़मान कैसरानी साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में। ये कमर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। जी, मेरा नाम कमर कैसरानी है। पीएमएस 2 से मेरा ताल्लुक़ है। 2007 में मैंने ज्वाइन किया है और इनिशियली मतलब मैं एसओ रहा हूँ, उसके बाद फिर सीएम सेक्रेटरीट में ड्यूटी रही है, एंटी करप्शन में रही है, फिर बतौर एसी रहा हूँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, डीजीपीएच से मुल्तान रहा हूँ, डायरेक्ट एंटी करप्शन रहा हूँ, और अब मैं सर्व कर रहा हूँ बतौर एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ साउथ पंजाब में। अच्छा, अब आप पीएमएस ऑफिसर हों तो पीएमएस ऑफिसर जो है वो हर वक्त अपने करियर की पीएमएस एसोसिएशन की और जो उनके मामलात हैं डीएमजी उसके साथ आपस में बहस करते आए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो पीएमएस की एसोसिएशन है
उसके किरदार को लेके काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि शायद एसोसिएशन जो है वो डीएमजी ऑफिसर्स और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न या फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक्चरल और दूसरे मामला सही तरीके से पेश नहीं कर सके। इस पे आपका क्या नुक्ता नज़र है? देखिए, पीएमएस की हिस्ट्री को हम देखें तो पीएमएस की हिस्ट्री में हमारी जो एसोसिएशन रही है वो कितनी इफ़ेक्टिव और इतनी लाइमलाइट में नहीं रही, और वो अपने मुतालबात को ठीक तरीके से पेश नहीं कर सके। पीएमएस एसोसिएशन को सबसे पहले जो एक बूम दिया, उरूज दिया, वो राय मंजूर नासिर साहब थे, और आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम पीएमएस कि जो मैं अपने 2 बैचमेट्स के साथ राय साहब की उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें राय साहब ने ऐलान बगावत किया था। एमपीडीडी की बैक साइड पे एक होटल है, उसमें हुई थी ये मीटिंग, और हमारे एक्स पीसीएस के जो एक ऑफिसर थे सीनियर, वो सदर थे उस वक्त। तो राय साहब ने उस मीटिंग में मतलब एकदम खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो सीन। राय साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी ये क्या तरीका है कि हमें जानता ही कोई नहीं है और हम अपनी एक पोस्टिंग के लिए सेक्रीफाइस कर लेते हैं पूरी कम्युनिटी को। वो दिन था, मुझे याद है, मैं तारिक हुसैन भट्टी साहब थे मेरे साथ और हैदर अब्बास भट्टू साहब मेरे बैचमेट थे, हम 3 लोग थे वहाँ उस मीटिंग में। फिर हमने मतलब कम्युनिकेशन बढ़ाई राय साहब से, और फिर उस पीएमएस का आगाज़ हुआ जिसको बाम अरूज मिला बाद में। फिर वो लेगेसी चलती रही। फिर बाद में बड़ा एक अनफॉर्चुनेट किस्म का इंसिडेंट आपको पता ही हुआ था, और उस इंसिडेंट के बाद कुछ अर्से के लिए पीएमएस के हालात फिर वही उसी स्टेज पे आ गए थे जहाँ से हम चले थे। फिर मैं अगर आगे से हिस्ट्री बताऊँ तो फिर नवीद शहजाद मिर्ज़ा साहब ने राय साहब के बाद इसको बढ़ाया, बड़ा अच्छा काम किया, बड़े वो मामला फहमी से चलाते रहे। फिर तारिक अवान साहब आए, और तारिक अवान साहब ने बड़ा एग्रेसिवली परसू किया हमारे काज को। हमें उस वक्त लगता था कि तारिक साहब कोई अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन अब हम समझते हैं कि इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। मतलब जब आप ऑफिसर्स की इतनी बड़ी कम्युनिटी को दीवार के साथ लगा देंगे तो उनके पास बचता क्या है, कौन सा ऑप्शन बचता है? अब इसके ऊपर ना बहस करते हैं इस लिहाज से कि केस एक इस्टेब्लिश करते हैं कि आपका केस क्या है असल में, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट। तो अगर हमने कहीं से भी राइट्स डिराइव करने हैं या अपनी पोजीशन डिराइव करनी हो तो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन एक ऐसी किताब है जहाँ से आप अपनी पोजीशन, अपने राइट्स डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, पॉलिटिकल रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में आए तो पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन में स्केड्यूल 4 के मुताबिक सर्टन पावर्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं और जो रेजिडरी पावर्स हैं प्रोविंसेस के पास हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत क्लियर है, आर्टिकल 240, 241 और 242। 240 भी वेरी क्लियर है कि जो पोस्ट इन कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ अ प्रोविंस हैं अंडर एन एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, कि वो प्रोविंशियल असम्बली के एक्ट के नीचे उनको रेगुलेट किया जाएगा, लेजिस्लेट किया जाएगा। जैसे हर साल जो फिनेंस बिल आता है उसमें बजटिंग में जब बजट पास होता है तो उसकी लेजिस्लेशन होती है, और जहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेशन होती है उसके ऊपर एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी प्रोविंस की आती है, ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आ जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो एग्जेक्टिव जो है वो पार्लियामेंट्री जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट है या सूबाई असम्बली है, उसको वो पैदा करेगी। तो दोनों पार्ट्स ऑफ एग्जेक्टिव को एक ही लेजिस्लेचर ने पैदा करना। और अगर आप SNJD देखें तो SNJD की एक ही सर्विस है PMS, तो SNJD की सारी पोस्ट PMS के लिए होनी चाहिए। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से चीफ सेक्रेटरी से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक सारी पोस्ट जो है वो PMS के लिए ही रिज़र्व हो सकती हैं। इस पॉइंट को लेके मैंने भी बहुत काम किया, इसके ऊपर कंसेंसस भी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में वो पोजेशन इज़ 9/10 ऑफ लॉ, अब तो शायद पोजेशन इज़ 10th ऑफ लॉ, तो थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, इसको आप कैसे आगे लेके चलेंगे? देखिए तारिक साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो वही है कि हमारा केस 2 मिनट का है और वो आपने बयान कर दिया। जी बिल्कुल, सब कुछ हमारा है। लेकिन अगर हम 1 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए हम चाहें ग्राउंड रियलिटीज़ जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड, उनको भी हम कंसिडर करें, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें दीवार से लगा दिया जाए। हमारे मतलब आपकी किसी के साथ बैठे हैं, मतलब हार्ड बर्निंग होती है। हमारे ऑफिसर्स जब आते हैं, जी एलीट सर्विस है सूबे की, एलीट सर्विस के साथ हशर किया हुआ है हमारे खिलाफ लोगों ने।
मतलब आपका जो यूटी है ऑफिसर, टोटल डिनायल है कॉन्स्टिट्यूशनल आप हमारी एग्जिस्टेंस का ही डिनायल है ना। देखें, अब जब इस तरह की सिचुएशन पेश आएगी तो फिर हम तो लड़ेंगे भी, अपने फाइट करेंगे। नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए जाना चाहिए। अच्छा, अभी आप देखें ना, अगर पूरा एक स्कीम देखें, चीफ सेक्रेटरी डीएमजी ऑफिसर है, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी वही ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन पीएनडी, तो पूरा जो एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस है वो तो पैस के पास है। और इंटरेस्ट ऐसा है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इंटरेस्ट ऐसा है, अगर पंजाब की अगर बात करें, अगर तहरीक इंसाफ को कहा जाए कि आपने नून लीग को गवर्नेंस राइट्स देने और एक इकट्ठी कैबिनेट बना दी जाए जिसमें बेहतरीन जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो तहरीक इंसाफ के पास हों और जो दूसरी है नून लीग के पास हो, और नून लीग को ये कहा जाए कि आपने सारा अपना जो राइट है वो तहरीक इंसाफ से लेना है, तो वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही स्ट्रक्चरल क्लैश है पैस का और पीएमएस का। और जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या कोई भी प्रोविंस की गवर्नमेंट पीएमएस के राइट्स को डिपेंडेंट करती है इन 4 पोजीशंस पे जिसके ऊपर पैस ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो फिर तो राइट्स नहीं मिलेंगे ना, फिर तो वो कॉन्फ्लिक्ट में डिसएडवांटेज पोजीशन पे आ जाएगी पीएमएस। सर, इस सारे सिचुएशन का जो आपने पेश किया है, तज्जिया पेश किया है, या एक जो सिचुएशन आपने मेरे सामने रखी है, उसमें कहीं पे जस्टिस फॉल करता है? नहीं, जस्टिस बिल्कुल तो करना नहीं चाहिए। जस्टिस नेचुरल क्वेश्चन है मेरा कि करना नहीं चाहिए। बिल्कुल जस्टिस मतलब आप क्या कमी है, आप मुझे बताएं ना। पैस ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम है और पीएमएस ऑफिसर्स को जो एग्ज़ाम है उसमें कौन सा फ़र्क है? अच्छा कैसरानी भाई, क्योंकि आई एम दी होस्ट, तो होस्ट इज सपोज टू टॉक लेस, लेकिन इसके ऊपर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आप इसको एलैबोरेट कीजिएगा। आपकी ज़मीन है, आपकी इनहेरिटेंस आपके बच्चों को जाएगी ना, चाहे उन्हें काश्तकारी आती है या नहीं आती। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है एबिलिटी या कैपेसिटी का, ये तो क्वेश्चन है इनहेरिटेंस का कि प्रोविंशियल पोस्ट प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए हैं कि वो फेडरल सर्विसेज के लिए हैं। अगर प्रोविंशियल पोस्ट जो हैं वो फेडरल सर्विसेज के लिए, तो फिर फेडरल पोस्ट हमारे लिए क्यों नहीं है? सर, नेशनल क्वेश्चन है। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वेयर लाइज द जस्टिस? इंसाफ कहाँ है, बैलेंस कहाँ है, इक्विलिब्रियम कहाँ है, तवाजुन कहाँ है? मतलब आपने हमें, आपका 10 साल के बाद यूटी आता है हमारे साथ, हम एसी होते हैं, डीसी होते हैं, या किसी भी पोजीशन पे होते हैं, और उसके बाद वो अगले 10 साल के बाद हम कहीं फॉल नहीं कर रहे होते, सब कुछ ही वही होता है। इतना इनजस्टिस आपने देखा है कि आपके जो जितनी एग्जेक्टिव पोजीशंस हैं सब पे एक ही सर्विस के लोग बैठे हुए? नहीं, ये देखें ना, अब ऑन टॉप ऑफ इट ये जो पैस सर्विस है ये 1954 का एक फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट है, उसके नीचे से ये डिराइव हो रही है। इसके रूल्स ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से हो रही है ड्राइव सर्विस, ना किसी एक्ट से हो रही है। और आप देखें 1954 के जो रूल्स हैं, जो कि फिर 1935 से वो अपनी लेते हैं लिजिटिमेसी सो कॉल्ड, और जिसको फिर जिन्ना साहब ने खुद जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके सेक्शन 10 के ज़रिए वो ख़त्म कर दिए गए थे, ये जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट थे या जो ऑल इंडिया सर्विसेज थी। उसके बाद भी ऐसा, मैं तो कैसे भाई ये कहता हूँ कि अगर आपने वाइट कॉलर क्राइम सीखना हो ना, जो पीएस या डीएमजी का केस है, असल में ये नाम भी बड़े चेंज करते हैं ना, क्योंकि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म होती है, स्ट्रक्चर वही रहता है, नाम चेंज कर लेते हैं, ये केस पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब ये सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर तरीन सर्विस है, तो एज पीएमएस प्रेसिडेंट आप इनको कैसे टेक ऑन करेंगे, या इनको कैसे मजबूर करेंगे या कन्विंस करेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो यू शुड कम ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? सर, मैन ऑफ कॉन्शियस वो कोई भी हो, मैं तो सादा सी बात करता हूँ। जब भी मैं बैठता हूँ, मैं इवन पैस ऑफिसर्स की बात कर सकता हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ कि ज़्यादती हो रही है। सीनियर हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब थे, सरदार याज जाफ़र साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, एसोसिएशन में हम शामिल थे। मैं गया, मैंने कहा सर ज़्यादती, और कहते हैं हाँ हो रही है। मतलब जो अच्छे ऑफिसर्स पैस के भी हैं मानते हैं वो, अगर ज़्यादती हो रही है तो फिर दावा क्यों नहीं हो रहा? आप हमें कॉम्पनसेट क्यों नहीं कर रहे? आप उस ज़्यादती को फील क्यों नहीं कर रहे? हमारे ऑफिसर का कसूर किया, मुझे ये बताएं। अभी मैं आपको अभी की मिसाल देता हूँ, अभी को पिछले 6 महीने की, पिछले 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स को आप निकाल लें, पैस की कितनी ख़वातीन ऑफिसर्स को फील्ड पोस्टिंग मिली है? ठीक है, मिली है, आप देख लें पूरा S1 के नोट कितनी मिली है, उसमें पीएमएस की एक खातून भी शामिल नहीं है। वजह मतलब इतनी, अच्छा मैं, आप कहते हैं ना कैसे लेंगे उनको, मनवाएंगे कैसे? मैं कहता हूँ मैं तो सवाल रखूंगा उनके सामने, मैं तो अपना अर्ज रखूंगा, रिक्वेस्ट रखूंगा, सबमिशन रखूंगा, मैं कहूँगा सर इंसाफ करने आप। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट रहा है। पीएमएस को जो रिलीफ है वो 3 जगहों से मिल सकता है।
अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। मुकर्रना से पंजाब असम्बली इसको रिलीफ दे सकती है, हमें पंजाब असम्बली के ऊपर पीएमएस ऑफिसर्स को बहुत काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, इसे पॉलिटिकल एग्जेक्टिव रिलीफ दे सकती है, द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। और तीसरा, जुडिशरी दे सकती है। और चौथा, जो हम समझते हैं या पीएमएस ऑफिसर समझते हैं कि डीएमजी देगी, मेरे ख्याल में चीफ सेक्रेटरी से, एसीएस से किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल सकती, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो दे आर नॉट अ थर्ड पर्सन। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तीनों हैं, मुकर्रना है, इंतज़ामिया, अदलिया, इसमें पीएमएस ऑफिसर्स ने या हमारी एसोसिएशन ने कभी मेहनत नहीं की। मैं आपसे एग्री करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि हमारी जो मुकर्रना है ना, उस पर मेहनत नहीं हुई। मेरे ख्याल में तो उनको शायद केस भी प्रेजेंट नहीं किया गया अभी तक ठीक से। मेरी अब जो कोशिश होगी यही होगी कि मैं अपनी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के सामने अपना केस रखूं, उनसे पूछूं, उनको जज बनाऊं, मैं अपने सिविल सोसाइटी को जज बनाऊं, मैं अपने मेरे जितने ज्यूरिस्ट दोस्त हैं, जितने लॉयर्स हैं, मेरे जितने जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके सामने अपना केस रखूं, उनसे पूछूं कि आप बन जाए ना जज, ज़रा मेरे ऑफिसर्स का कसूर बंद कर दें या आप इसको ख़त्म ही कर दें, प्रोविंशियल सर्विसेज ख़त्म कर, प्रोविंशियल सर्विसेज को ख़त्म। बल्कि मैं आपको ना एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, बड़ी अहम सजेशन दे रहा हूँ आज मैं इस फोरम पे पहली दफ़ा। आप पैस में अपने बच्चों को भेजते हैं, जो भी मतलब हमारे जितने भी पैस ऑफिसर्स हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपने बच्चों को भी पैस में भेजें, यही कोशिश होती है ना। और उसको फिर जाना पड़ता है, बादल नख्वास्ता जाना पड़ता है, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, इवन गिलगित में, केपी में, मुख्तलिफ जगहों पर उनको सर्व करना पड़ता है। आप इसी सर्विस को क्यों इतना अच्छा नहीं कर लेते कि अपने बच्चों को इसी सर्विस में भेजें? अच्छा, दैट इज समथिंग एल्स। आई वुड अगेन, वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वी नीड टू एनालाइज कि वी शुड कॉरस्पॉन्ड टू आ कॉन्स्टिट्यूशन, द सर्विसेज मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। कैसे सब इलेक्शन कब हैं पीएमएस के? February 2 को, 2 फरवरी को डेट अनाउंस हो गई है? हो गई। कितने ऑफिसर्स हैं पीएमएस ऑफिसर्स पंजाब में, कितने हैं? 1500 के करीब है ऑलमोस्ट। 1200 नहीं है, 1500 हो गए हैं अब। हाँ, जाहिर है वो बैचेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो उसके साथ साथ कुछ 12, 13, 14, 1500 के करीब। अच्छा, कैसा ये पॉलिटिक्स अमंग इक्वल्स, द टफेस्ट पॉलिटिक्स, तो जाहिर है सारे ये एक प्रोसेस से होके आए हैं, पीएमएस एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, तो जो आपका एजेंडा है या जो आपका मंशूर है, ये आप पास ऑन कैसे करेंगे अपनी कम्युनिटी को? जी, पीएमएस ऑफिसर्स को मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनल कैंपेन भी कर रहा हूँ, मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ मुसलसल। उनको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं उनको ये भी बता रहा हूँ कि तारीख़ी तौर पर हमारे साथ क्या होता रहा है, और अगर हम ऐसे ही रहे तो फिर अगले 50 साल भी यही होता रहेगा। अच्छा, जब आप उनसे कैंपेन करते हैं और फीडबैक लेते हैं, तो बुनियादी इशू उनका क्या है? देखिए, बुनियादी इशू सिंपल से हैं, कोई बड़े लंबे चौड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली ऑफिसर्स अकोमोडेट क्यों नहीं हो रहे, प्रमोशंस क्यों नहीं हो रही, पोस्टिंग, हमारे बोर्ड्स क्यों नहीं हो रहे, मतलब पोस्टिंग्स क्यों नहीं मिल रही। हमारा सेक्रेटरी जो सबसे बड़ा होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, हमारे सेक्रेटरी को ज़कात उशर में क्यों लगाया जाता है? वो एक डिपार्टमेंट अच्छा चला सकता है तो हेल्थ क्यों नहीं चला सकता है? SNJD में क्यों नहीं बैठ सकता? परवेज़ इलाही साहब के दौर में 28 पीएमएस के डिप्टी कमिश्नर्स थे और 21 सेक्रेटरीज थे, तो बड़ी अच्छी गवर्नेंस कहते हैं उस वक्त चल रही थी, और उसका ज़ाहिर है पॉलिटिकल माइलेज भी आ रहा था। अच्छा, प्रमोशन और पोस्टिंग जो है वो सबसे बड़ा मसला है जी। अच्छा, इसमें एक ये भी एक इशू आता है कि जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, शायद वो नहीं चाहते कि पीएमएस जो ऑफिसर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए गवर्नेंस सिस्टम में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पिछले 2 सालों। देखिए, मैं वन साइडेडली तो ये नहीं कह सकता, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनके सामने अपनी गुजारिशात रखूंगा, मैं उनका देखूंगा, पॉइंट ऑफ व्यू सुनूंगा उनका, उसके बाद मैं कमेंट करूंगा कि वो क्या चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर और जो कैबिनेट है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि ये बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है पैस और डीएमजी का, जिसकी वजह से सूबे में गवर्नेंस कभी अच्छी नहीं हुई अभी भी। बल्कि देख लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 2 अगर डीएमजी ऑफिसर हैं, 5 उसमें पीएमएस ऑफिसर हैं, वो इकट्ठे बैठते नहीं हैं, खाना नहीं इकट्ठा खाते, वो अपने अपने शेल्स में रहते हैं और वो काम भी फिर अपनी मर्ज़ी से हिसाब से करते हैं। बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है। ये वो बातें हैं जो कि पॉलिटिकल एग्जेक्टिव को बताने की ज़रूरत है कि जब आप ऊपर से एक ऑस्टेंसिबल गवर्नेंस चल रही होती है तो नीचे से तो ब्यूरोक्रेसी में वो टीम मैनेजमेंट ये चीज़ें हैं ही नहीं। देखिए, ये एक बड़ा टेक्निकल
क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं इसके बारे में होता क्या है, मनूवरिंग कैसी होती है। हमारी ऑनरेबल सीएम साहबा फरमाती हैं कि मेरिट पे हो रही है, हमारी सारी पोस्टिंग हो रही है मेरिट पे, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब मेरिट में आप अपने ही 10 ऑफिसर रखेंगे तो मैडम ने तो उन्हीं से चुनना है ना एक अच्छा अफसर। आप पीएमएस को प्रेजेंट ही नहीं करते। आप किसी बोर्ड में, किसी पैनल में पीएमएस ऑफिसर को डालें, उसके बाद उसको मौका दें कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारा है, जो सीएम साहब या साहबा है, उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछें, देखें कि वो उनके मेयार पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो ब्रोक्रेसी पे जनरली बात कर रहा हूँ कि वो डाटा फच करती है फाइल में, वो उनकी जो ब्रीफिंग्स हैं वो बड़ी डॉजी किस्म की होती हैं। ऐसे ही जब पोस्टिंग की फाइल्स जाती हैं सेक्रेटरी सर्विसेज से और चीफ सेक्रेटरी से, तो मैं टोटल बायस देखता हूँ, टोटल मैनूवरिंग देखता हूँ। जब प्रेजेंटेशन ही ऐसे ऑफिसर्स की होगी जिनमें से आपने ए उठा लें, बी उठा लें, डी उठा लें, वो एक ही फैमिली से हैं, तो देन थिंग्स आर नॉट ऑन। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छी लॉबिंग करने की पीएमएस एसोसिएशन को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर्स के साथ, कि दिस इज़ द रियलिटी। और आप ये भी पीएमएस को, एसोसिएशन को रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कि ये तो सूबे की सर्विस है पीएमएस, और पैस तो वफाक की सर्विस है। यही चीज़ बताने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात, मुझे आपकी बात से एक याद आ गई है बात। मुझे कई दोस्तों ने बताया है, कहते हैं जी हमारी किसी भी पोस्टिंग के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए फाइल हमें रिमूव होती है, तो अगर पीटीआई की गवर्नमेंट है तो कहा जाता है कि ये प्रो नून लीग है, ये ऑफिसर प्रो नून लीग है। अगर नून लीग की गवर्नमेंट है तो उसे लेबल कर दिया जाता है ये प्रो पीटीआई है। अंदाज़ा करें आप, क्या अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो वो प्रो पीटीआई है हमारा अफसर, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट है वो प्रो नून लीग है। आपके ऑफिसर्स ने काम नहीं किया नून लीग के साथ भी, पीटीआई के साथ भी। अच्छा, यही तो मैनूवरिंग है। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएमजी, चीफ सेक्रेटरी डीएमजी, सेक्रेटरी फाइनेंस डीएमजी, और जो चेयरमैन पीएनडी डीएमजी, और जो टॉप किचन कैबिनेट के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डीएमजी, तो वो फिर ऐसे ही करते हैं। एंड दे शो देम द वन सिंगल साइड। और अगर फर्ज, अच्छा इसमें भी बड़ी वो करते हैं कि आपने देखा हो ना कि अगर फ़र्ज़ करें कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो वो डीएमजी ऑफिसर्स जो कि जिन्होंने नून लीग के लिए अपनी सारी सर्विसेज फ्राहम की हों, पीटीआई की गवर्नमेंट में भी वो बेहतर पोजीशन में आते हैं, क्योंकि ये लोग मैनेज कर जाते हैं। वाइस वर्सा, वो लोग जिन्होंने पीटीआई गवर्नमेंट को ओन किया हो, नून लीग की हुकूमत आए, तो वही फिर कर लेते हैं। और उसमें भी प्रॉब्लम्स किसको आती है? पीएमएस को। लेकिन असल बात यह है कि जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी सर्विस को ओन नहीं करेगी, उस वक्त तक तो गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकेगी। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि वो चाहे पैस ऑफिसर्स हों या पीएमएस ऑफिसर्स, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं होते, ना उन्हें होना चाहिए। ये उनका काम ही नहीं है। काम करना पड़ता है हर गवर्नमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट आए। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जाती है कि ये क्योंकि उनका इंटरेस्ट, देखें, देयर आर टू पार्टीज इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, पैस और डीएमजी। मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं ये समझता हूँ कि हमें उस एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ये बावर कराना है कि आपको जो तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है, ये वो सारी तस्वीर नहीं है, वो एक रुख है। आप कम से कम हमें एक्सेस दें, आप हमारी बात सुने, एजेंडा हमारा देखें, गवर्नेंस के मॉडल को हम आपको बेहतर करके दे सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, अच्छी गुड गवर्नेंस कितना मुश्किल काम है। गुड गवर्नेंस के लिए आपको चाहिए क्या? मैं बता देता हूँ आपको ना, इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। गुड गवर्नेंस के लिए क्या चाहिए आपको 40 ऑफिसर चाहिए एग्जीक्यूटिव के, और 40 आपको पुलिस ऑफिसर चाहिए। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि एक ना आप एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर लें। मैं एक ऑफिसर का नाम देता हूँ, उसको एक ज़िले में लगा दें, अपनी मर्ज़ी का चुन के ऑफिसर लगा दें, कोई जो आप लगाना चाहें किसी और दूसरे ज़िले में, कंपेयर कर लें 6 महीने के बाद। आप देख लें कि कौन बेहतर। आप जब तक मतलब एक देख रहे हैं ना, आप यू आर बीइंग कंपेल्ड कि आप वही कुछ देखें जो आपको दिखाया जा रहा है। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि जो राजनपुर में जो रहीम यार खान के दूर दराज या किसी ज़कात के अफसर में हमारा अफसर बैठा हुआ है, क्या पता उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऐसे ऑफिसर्स मैंने देखे हैं पीसीएस पीएमएस सर्विस के, जिनके लिए जुलूस निकले हैं सड़कों पे कि इसको ना चेंज किया जाए, यहाँ से इसको ना बदला जाए। देखिए, टीम मैनेजमेंट है।
अगर आपका डिप्टी कमिश्नर पीएएस या डीएमजी का ऑफिसर है और 4 असिस्टेंट कमिश्नर्स या एडीसीआर पीएमएस ऑफिसर है, तो टीम तो नहीं बनती। मैंने देखा नहीं देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैं उसकी वजह ये है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सर, जब असिस्टेंट कमिश्नर 8 साल सर्विस है उसकी, वो असिस्टेंट कमिश्नर है, और दूसरा जो डीएमजी या पैस का ऑफिसर है, पीएस का ऑफिसर है, उसकी 8 साल सर्विस है, वो डिप्टी कमिश्नर है, तो टीम कैसे बन नहीं, सकती वो है? बात आपकी बिल्कुल सही है, वो बात आपकी सही है। वो उसी बात पे तो हमारी जो एक स्ट्रगल है, वो बेस ही हमारी वही है। क्योंकि प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हमें पॉलिटिकल एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर्स हमें करनी चाहिए थी लिटिगेशन। पीएमएस एसोसिएशन को बहुत लिटिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जेक्टिव बात नहीं मानते तो देन यू हैव टू गो टू कोर्ट। और जो एग्जेक्टिव लिटिगेशन है वो भी हम बहुत ज़्यादा नहीं करते। अच्छा, उसमें ना थोड़ा सा खौफ हमें है, कोई इनहेरेंट खौफ हमारा ये है कि शायद हमें वहाँ से कोई इतनी जल्दी रिलीफ की उम्मीद नहीं होती। जिस तरह का हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें एक मतलब ये इम्प्रेशन यही है कि वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। फिर हमारी सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं इतना फिर वो वेट करते रहें, रिटायर हो जाते हैं। आप देखें, ग्रेड लेते लेते आप हमारे जो बोर्ड्स होते हैं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन की बात नहीं की, मैंने एग्जेक्टिव लिटिगेशन की बात की है कि फ़र्ज़ करें कि मैं समझता हूँ कि जो SNGAD के पोस्टिंग ऑर्डर्स हैं ना, वो 90% फ्रॉड हैं। मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ क्योंकि आई एम कन्विंस्ड। तो दोस्त कैन, मतलब चीफ सेक्रेटरी साहब खुद 21वें ग्रेड में हैं, फिर वो अब 22वें की पोस्ट पे लग गए हैं। उन्होंने वैसे इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी करवा ली है। फिर मैंने नॉन लीग के 4-5 सीजन MPS से बात की, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा सर आपने कर लिया इसको। तो छोटी लिटिगेशन पोस्टिंग की मतलब बोर्ड नहीं हो रहा। अब 199 के तहत कोर्ट जो है वो पूछ सकती है एग्जेक्टिव से कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। 2-2 साल बोर्ड्स नहीं हो रहे, प्रमोशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वेलफेयर की पॉलिसीज़ तो इनकी हैं नहीं, लेकिन जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। और वो अगर हम एग्जेक्टिव से कहेंगे उधर भी नहीं होगी, फिर जुडिशरी में जाना आपकी चाहिए। बात सही है, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन हर निटी ग्रिटी पे आप अगर कोर्ट चले जाएं तो मेरे ख्याल में ये इतना ज़्यादा वायबल। अच्छा, मेरा इसके लिए एक ऑप्शन है। जी जी, आप एक हायर कर सकती हैं लॉ फर्म। यू कैन ईजली हायर अ लॉ फर्म। और SNGAD जो रोज़ाना 10-12 ऑर्डर्स करती है और जो खैर से सारे के सारे इलीगल होते हैं, तो उनको आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं। इससे SNGAD के बिज़नेस को बड़ा इजीली चैलेंज किया जा सकता है, और जब उनका बिज़नेस चैलेंज किया होगा तो फिर ही जाके आप जी बात आपकी सही है। इस एस्पेक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे फर्दर, और हमारे लॉ फ्रेटर्निटी से दोस्त हैं उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद फिर कुछ जामे लाए अमल इस पे देंगे हमें। दैट्स ग्रेट। आपको PMS कम्युनिटी से फीडबैक मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन मेरी जो पहली जंग है ना, वो जिसका आप जिक्र करें उनसे बाद में है। मेरी पहली जंग अपनी फ्रेटर्निटी से है। मेरी पहली जंग ये है कि आपके जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, आपको उनका अंदाज़ा ही नहीं है। आप बैठे हुए हैं पिछले 15 साल से 18 साल से एक ही ग्रेड में, मतलब आप सोचते ही नहीं है कि आपने कोई आगे बढ़ना है, आपने कोई एफर्ट करनी है, अपना केस प्रेजेंट करना है, किसी कोर्ट में जाना है, कोई एक मीटिंग ही करनी है अपनी, आपने बैठ के कोई एक जनरल बॉडी का इजलास बुला लेना है जिसमें आप 500-1000 अफसर इकट्ठे होकर कुछ तो अपनी राय ही दे दें। आप राय मंजूर नासिर साहब के, तारिक अवान, नवीद शहजाद मिर्ज़ा साहब के, इमरान शमस साहब के पीछे खड़े हो जाएं, ठीक है ना। मतलब ये तो एक जंग, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी 2 तरफा जंग है। अगर मैं इस सिलेक्शन में मेरी कम्युनिटी मुझे मौका देती है तो मेरी 2 तरफा जंग होगी। एक अपनी कम्युनिटी को जगाने की जंग होगी, एक अपने राइट्स को लेने की जंग होगी। अगर आप पहला पार्ट कर लेते हैं ना, कम्युनिटी को जगा देते हैं और उनको जेल टुगेदर करते हैं, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये मैं तो बता रहा हूँ, जिसने वो कहते हैं ना, मतलब हमारा साथ देना है तो वो सोच समझ के दे। नहीं, सोच समझ के क्या है कि इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। हाँ, ये तो कम्युनिटी की होना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही चाहिए ना कि मतलब ये कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन से लेके बाकी काम करें। ये आप अक्सर कहते हैं कि जब तक आपको अपने राइट्स ना मिलें उस वक्त तक आप मोटिवेशन के साथ काम नहीं करते। और यही मसला है कि PMS जो ऑफिसर्स हैं या PMS की जो एक सर्विस है वो डीमोटिवेटेड है। जब तक मैं थोड़ा सा और तरह से सोचता हूँ। जी, मैं कहता हूँ जब आप अपने राइट्स को लेने के लिए मोटिवेट नहीं होते तो फिर आप हमेशा ही डीमोटिवेटेड रहते हैं। तो आप मोटिवेशन कैसे लेके आएंगे अपनी? मैं पर्सनल हवाले से मिल रहा हूँ, मैं उनको केस बता रहा हूँ, मैं उनको अपनी नेट से तस्वीरें निकाल के दिखा रहा हूँ क्या क्या हुआ था हमारे साथ।
हमने किस किस फोरम पे कितनी जंगें लड़ी हैं, मतलब पॉलिटिकल जंगें और मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जो हमने अपनी जो आइनी हदूद के अंदर रहकर हमने जो जो एफर्ट्स किए हैं वो मैं उनको बता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि यंग ब्लड जो है ना वो मोटिवेट तो होता है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा सा अपने पैनल के बारे में बताइएगा। जी, मेरे पैनल में प्रेसिडेंट के लिए मेरे दोस्तों ने मुझे नॉमिनेट किया है और उनका ख्याल था कि मुझे लड़ना चाहिए। और एक इमरान शमस हमारे भाई हैं, राशिद नेमत हैं, बड़े हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, उन पे हमें एतराज़ नहीं था, लेकिन हमारी कोई जो हिस्ट्री या हमारी जो एक मिसाल थी पहले अनअपोज्ड होने वाली, वो कितनी अच्छी नहीं थी, लोगों ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया था। उनका ख्याल था कि इलेक्शन होना चाहिए, हर इलेक्शन होना चाहिए। नहीं चलिए, वो आप पैनल की तरफ आ रहा हूँ मैं। तो पैनल में मैं प्रेसिडेंट के तौर पे अपने आप को पेश कर रहा हूँ, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए अरशद गोपांग साहब हैं, हमारे 99 बैच से PCS एग्जीक्यूटिव से हैं, और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारे साथ काशिफ मंजूर साहब हैं, PSS 2000 से उनका ताल्लुक़ है, और अनम हैं, आदिल उमर हैं, इरफान हैं, साथ में हमारे कलीम हैं हमारे साथ PMS 6 से, यंग बैचेस से बाकी हमारे दोस्त हैं हमारे सारे। हमारा ख्याल था कि यंग बैचेस को ज़्यादा पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, तो इसलिए हमने उनको ज़्यादा शामिल किया। अच्छा, अब आप ऑफिसर्स हैं माशाल्लाह, प्रिविलेज क्लास से आपका ताल्लुक़ है, अब ये ऑफिसर्स को ज़ेब नहीं देता कि वो यूनियन बाजी करें या एसोसिएशंस बनाएं? देखिए, मैं इस एसोसिएशन को, मैं इनके साथ ना, मैं आपके इस प्रोग्राम के तहत यहाँ बैठ के मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, इस एसोसिएशन को हम डिसबैन कर देते हैं। शर्त ये है कि आप हमारे जायज़ हकूक़ दे दें। हमें ज़रूरत क्या है एसोसिएशन बाजी करने की, इकट्ठा होने की? ये एक्चुअली एसोसिएशन नहीं है, ये वो रियलाइजेशन है अपने हकूक़ के लिए कि आपको दीवार से लगाया जा रहा है। आपके लिए ज़कात उशर का महकमा है, बाकी पंजाब आपके लिए नो गो एरिया है। आपके डिस्ट्रिक्ट DC लगने के लिए आपके पास राजनपुर और भक्कर हैं, लाहौर और फैसलाबाद नहीं है। वैसे अभी तो PAS और DMG ने भी शायद अपनी कोई एसोसिएशन बनाई। अच्छी बात है, हम उनके साथ कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक अच्छा लाइजॉन कायम हो, उनसे मिला जाए और उनको भी कायल किया जाए कि भाई हम। मेरे बहुत से PAS DMG के दोस्त हैं और PMS के भी ज़ाहिर दोस्त हैं, वो कहते हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो आप बिलीव करते हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप? सर, मैं कहता हूँ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल एक दूसरे के साथ जेल्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज वी आर लूजिंग ग्राउंड्स। हमसे दूसरे तमाम जितने इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेता, सारे हमसे, जुडिशरी है, जो आप नाम ले लें, मैं, हाँ जी, हमसे सब कुछ छीन के ले जा रहे हैं। आपको पता है कि अब कुछ अर्सा पहले एग्जीक्यूटिव के सारे काम कौन कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे थे? मतलब एग्जीक्यूटिव के काम, हॉस्पिटल के विजिट करना, मेरे ख्याल में तो किसी और ऑफिसर्स का काम नहीं है। किसी और डिपार्टमेंट का ऑफिसर कोई हॉस्पिटल का विजिट करे या आपकी गली की सफाई चेक करे। लेकिन कैसरानी साहब, आप ये भी देखें कि जो अवाम है उसके अंदर कोई ब्यूरोक्रेसी के बारे में कोई अच्छी राय नहीं है। देखिए, ये तो ब्यूरोक्रेट्स पे डिपेंड करता है, कुछ उनको मतलब जो उस पोजीशन पे ला के बिठाता है उन पे भी डिपेंड करता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको 4, 6, 10, 20 ऑफिसर मुझे आप कहें, मैं आपको नाम देता हूँ अच्छे ऑफिसर्स के, आप लगाएं, उसके बाद रिजल्ट देख लें, पब्लिक से पूछ लें, आप जाके सर्वे कर लें, एजेंसीज हमारी इतनी सारी हैं, उनसे आप फीडबैक ले लें, सर्वे करवा लें, जो हमारे वहाँ पे साफ़ी दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछ लें। आप लगाने वाले बने ना, उनको तो कोई एक्सेस ही नहीं देता, उनको तो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी से आपके दफ्तर में एंटर होने की हिम्मत ही नहीं है अच्छे ऑफिसर्स को। सर, आप बहुत तल्ख लग रहे हैं, आपकी बातों में भी तल्खी नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है? 18 साल तारिक साहब, अगर आप एक ही ग्रेड में बैठे रहें या 12-14 साल तक वेट करते रहें कि आप अगले ग्रेड में जाएंगे, तो वो कहते हैं कि बुरा न मान मेरी तुन दो तेज़ बातों का, तो मेरी फ़िक्र में जलते हुए अलाओ तो देख। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका एक प्रमोशनल ट्रैक नहीं है, आपका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर आपसे तवक्को भी नहीं रखी जा सकती कि आप डिलीवर करेंगे। पहले जस्टिस दें तो फिर आप डिलीवर कर सकते हैं। तो कैसा सब एक मीज़ के 300 PAS ऑफिसर्स हैं, 1500 PMS ऑफिसर्स हैं, तो 1500 ऑफिसर्स को दूसरे लफ्ज़ों में खुडे लाइन लगा के आप कैसे गवर्नेंस बेहतर कर सकते हैं? यही तो मेरा सवाल है जो मैंने रखना है अरबाब इख्तियार के सामने, डिसीजन मेकर्स के सामने। यही तो मैंने सवाल रखना है कि अगर आपका फोकस और आपकी प्रायोरिटी गवर्नेंस है तो आप जस्टिस दें, और यही मेरे पैनल का नाम भी यही है, इसी डिग्निटी एंड जस्टिस के नाम से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, आप देखें ना, ये ह्यूमन एक
इंसानी नफ्सियात है कि वो पहले 5 साल एक कोई भी नया ऑफिसर आता है बड़ा अच्छा काम करता है, फिर अगर उसकी प्रमोशन नहीं होती वो उसी ग्रेड में रहता है अगले 5 साल, फिर उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती, अगर उसके बाद भी उसकी प्रमोशन ना हो तो फिर वो दूसरी जगह जाने लग जाता है, वो राइट लेफ्ट हॉरिजेंटली देखने लग जाता है, उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। अगर एक 1500 की सर्विस का इंटरेस्ट ही नहीं है सर्विस में और वो सब्स्टिट्यूट की तलाश में रहती है, तो फिर तो कभी भी गवर्नेंस नहीं बेहतर हो सकेगी। अच्छा, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर आप ना जितने हम राइट्स डिमांड कर रहे हैं तारिक साहब, उसका अगर आप 50% भी आप हमें दे देना तो गवर्नेंस आपकी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। आप उसका फेयर एनालिसिस करें, आप राइट ऑफिसर्स फॉर द राइट प्लेस लगाएं आप, ठीक है ना। जब सीट पे बैठे हुए बंदे के साथ इंसाफ नहीं है बस, तो वो कैसे तो दिस इज़ द क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है हमने। और दूसरा आप ये भी कहते हैं, जो आप कहते हैं कि शुरू में तो जाहिर है कि एक जो हमारे राइट्स हैं मैं उसके ऊपर फोकस रखूँगा और उसके ऊपर मेरी डिटर्मिनेशन होगी, लेकिन मैं आपको जानता हूँ आप तो बुनियादी तौर पे रेजिस्टेंस और मुज़ामत के आदमी हैं, आप राइट्स हासिल करने के लिए हर हद तक जाते हैं। देखिए, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सबसे पहले तो हमने हमारे अब ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे भी तो चीफ सेक्रेटरी हैं ना, अपना मुकदमा अगर हम उनकी अदालत में लेके मैं नहीं जाएंगे, मानता, नहीं आपका चले ना माने, आपका राइट है लेकिन वो मेरे तो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं ना, मैं अपनी बात करता हूँ फिर अपनी बात करें। एक ऐसा शख्स जो जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, that man, that person, I don't know who is chief secretary, I am just talking about the position, that man can never be my chief secretary. नहीं, देखिए चीफ सेक्रेटरी की चलो आप पोजीशन अपनी पे बात मैं बताता हूँ ना, चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन पे जो भी साहब बैठते हैं ना, वो सारे ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने तारिक खोसा साहब को देखा है, जी जी जी, मतलब बड़े बैलेंस्ड ऑफिसर थे, अभी भी मैं तवक्को करता हूँ। सुंबल साहब बड़े अच्छे, सुंबल साहब तो क्या बात है, मतलब उनके बारे में तो पैस के ऑफिसर्स में, मतलब सुंबल साहब के बारे में तो आई हैव नो वर्ड्स कि पीएमएस में बहुत पॉपुलर है। अच्छा, बहुत हर जगह ही पॉपुलर थे वो, बतौर ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे, बड़े अच्छे लेकिन मेरी अच्छी उम्मीदें मतलब मौजूदा जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उनसे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे पहले तो अपना पहले स्टेप के तौर पे तो मैं अपना एजेंडा रखूँगा, मैं उन्हें बताऊँगा कि सर आप मुझे बताइए कि आप हमारे भी तो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं ना, तो अगर मैं अपने इंसाफ लेने के लिए मैं फिर कहाँ जाऊँ, मेरे पास फोरम कौन सा है और आपके अलावा, तो ये सवाल तो मैं करूँगा। मैं भी थोड़ा सा मेरी ऑब्जर्वेशन है तो आई वुड सी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम यू। चलें, अब अगर आप रेजिस्टेंस के लिए जाते हैं तो फिर आपकी कम्युनिटी का आपके पीछे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। पीएमएस की यूनिटी मैं इसको प्रेफर नहीं करता रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस देखें ना, एक्टिविटी वो पलट कर झपटना, मैं इसे बहाना समझता हूँ लहू गर्म रखने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर फोरम पे जाकर लड़ाई जाए। मेरी लड़ाई जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, मेरी पीसफुल भी है, मेरी लीगल भी है, मेरी स्ट्रक्चरल भी है। तो मेरी लड़ाई, तो मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी लड़ाई अपनी कम्युनिटी से भी है। तो लेकिन आप पहले कह चुके हैं बुनियादी तौर पे मुकन्ना, इंतजामिया और अदलिया पे आप काम करेंगे, जाहिर है दे आर द तीनों हमारे जो नेग्लेक्टेड हमारे एस्पेक्ट्स हैं ना, उनको हम देखेंगे। रिलीफ तो उन्होंने देना है, मैं तीनों पे काम करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्योंकि अब आपके एजेंडा की तरफ आते हैं, वी आर नेविगेटिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। आप कहते हैं कि प्रमोशन फास्ट ट्रैक चाहिए और टाइमली चाहिए, तो ये आपके एजेंडे का जो बुनियादी और पहला है। प्रमोशंस हैं हमारी, हम एक के ऊपर बात करते हैं। पहले प्रमोशन, क्योंकि आपने जो मुझे अपना एजेंडा दिया उसमें प्रमोशन पहले नंबर पे है, तो इसके लिए आप क्या करें? वही मैं बात कर रहा हूँ कि मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सीट्स की कैलकुलेशन करें। DTL हमारा एक कितना जायज़ मुतालबा था, इनकाडराइजेशन है, इसको आप करें। और हमें अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो सीट्स रिजर्व्ड है ना, पैस ने अपने लिए रिजर्व करके रखी हुई थी पहले भी, या जो वो उन ऑफिसर्स उनके पास पूरे नहीं है, सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स नहीं लगाए जाते, उनको पोस्ट नहीं किया जाता, वेट किया जाता है कि कोई ऐसा मतलब डेपुटेशन पे लेके आया जाता है ऑफिसर्स को। बेहतर नहीं है कि हम खुद डिलीवर करें, हम खुद वहाँ जाएं, आप हमें एसेस करें। अच्छा,
जी बोलिए प्लीज। प्रमोशन के बाद आप कहते हैं कि पोस्टिंग भी रैशनलाइज होनी चाहिए कि अगर 15 डिप्टी कमिश्नर उनके हैं तो हमारे 25 होने चाहिए, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स 1500 हैं, वो 300 हैं। अगर उनके 15 सेक्रेटरीज हैं तो फिर 20-25 सेक्रेटरीज हमारे भी होने चाहिए। ऐसे ही दूसरी पोस्टिंग्स हैं, तो पोस्टिंग्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पोस्टिंग से मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ कि आप हमें मतलब अगर आपके पास इतने ज़िले हैं तो उसमें आप हमें दे दें, जितने आप दें उसको फिर मेरिट इंश्योर करें उसका। उसमें भी आप देखा, ये असल में हमारे अब मुशाहिदे में ये आया है कि हमारा कोई ऑफिसर लगाया भी जाता है तो वो भी फिर अपनी पिक एंड चूज़ के तहत लगाया जाता है, मेरिट पे वो भी शायद नहीं होता। मैं समझता हूँ माजरत के साथ। और उसके अलावा एक मैं आपको ऐड भी कर लूँ, मेरा एजेंडे का सबसे बुनियादी पार्ट एक और भी है, ख़वातीन हमारी को क्यों नहीं लगाया जाता किसी अच्छी पोस्टिंग पे। डिप्टी कमिश्नर समेत बहुत सारी अच्छी पोजीशंस पे हमारी ख़वातीन को कंसीडर नहीं किया जाता। और सबसे बढ़कर वो हिस्सा हमारा जो शायद 80% से भी बढ़कर है PMS ऑफिसर्स का, वो हिस्सा जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, जो आपके दरवाजे पे कोई एक्सेस नहीं है, आप उनको कॉल करें, उनकी कोई लिस्टें बनाएं, आप बेशक ले लें, फील्ड से कोई ले लें, आप अपनी राय ले लें, अपनी एजेंसी से रिपोर्ट्स ले लें। उसके बाद उनको क्या कसूर है, मुझे ये बताएं, मेरे उस बैचमेट का क्या कसूर है जो ऑनेस्ट है, जो बिल्कुल। अच्छा, वैसे इसमें अगर आप मेरिट पे बात करें, जो PAS या DMG में भी ऑनेस्ट हैं, वो भी खुडे ऐसे ही मैं उनका भी, मेरा केस उनके लिए भी है, जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, बेशक वो पैस से भी हैं, आप उनको लगाएं। वन शुड नॉट बी बायस, लेकिन जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनके लिए मुश्किलात है। अच्छा, एक और बड़ी पोस्टिंग इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप मैं आपको फोर्सी करता हूँ, आप इनसे बात करेंगे कि हमारे डिप्टी कमिश्नर्स नहीं हैं, सेक्रेटरीज नहीं हैं, तो वह कहेंगे कि ये प्रीरोगेटिव कैबिनेट का है। फिर आप उनसे पूछेंगे कि आप जब भेजते हैं यहाँ से नाम, तो उसमें PMS डालते क्यों नहीं है, तो फिर वो कहते हैं नहीं वो हम तरतीब लेके आ रहे हैं। दिलचस्प। फिर एक और में आप अगर कोई सप्रा चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली पॉलिटिकल एग्जेक्टिव से डिप्टी कमिश्नर लग के आ जाए, तो ये कहते हैं मैं देखता हूँ कि ये चलता कैसे। हाँ जी। चीफ सेक्रेटरी ऐसा अभी भी कुछ ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव ने लगाए हैं, और ये मौजूदा चीफ सेक्रेटरी उनको चलने नहीं दे रहा, और वो पब्लिकली कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरिट के अलावा क्या है। उसके नज़दीक मेरिट वही है जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद लगाए हैं। और वो ये दूसरा क्वेश्चन है, अभी जो बेस्ट परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स आए हैं, आपको पता है उसमें PMS ऑफिसर्स कितने थे? आउट ऑफ 5 टॉपर्स गलबन 4 थे। वो हमेशा ही ऐसा हुआ है। अगर आप पब्लिक, मैं समझता हूँ कि किसी भी ब्यूरोक्रेसी में या ब्यूरोक्रेट, उसका अगर आपने PR लिखनी तो अवाम लिखे, पब्लिक लिखे, तो मेरा नहीं ख्याल कि PMS के अलावा किसी की लिखी जाएगी। अच्छा, ये एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, बहुत अच्छी सजेशन है आपकी कि PR हमेशा से सब लिखता है ना, आपको बॉस लिखता है। मैं समझता हूँ कि PR में एक पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो आपका सबऑर्डिनेट लिखे, ये भी अवाम लिखनी चाहिए। एक पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक लिखे, पॉलिटिशियंस लिखे, सारे लिखे। एक आपका बॉस लिख ले, और कोई PR ऐसी भी होनी चाहिए जो आप अपनी बॉस की लिखें। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत कुछ तो हो ना, नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है ना, वो भी असेसमेंट चल रही है। अच्छा, फेडरल एक ये भी बहुत बड़ा एक इशू है कि अब जो फेडरल सिविल सर्विसेज हैं या फेडरल सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी प्रमोशन FPSC करता है। इधर जो एक DMG से छुटकारा नहीं मिलता। मीन्स कि आपका जो प्रमोशनल बोर्ड है उसमें चीफ सेक्रेटरी बैठा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरी सर्विसेज बैठा है, ये बैठा है, तो PMS की प्रमोशन भी इनकी मरहून मिन्नत है। तो इसके ऊपर आप उसी एनोलॉजी के ऊपर तो आप पुश करेंगे कि PPSC प्रमोशन बोर्ड्स करें। ज़्यादती एक नहीं है, ज़्यादतियाँ यहाँ पे कई मैं आपको गिनवा सकता हूँ। पहली ये है कि आप अपना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से करवाते हैं बोर्ड, हमारा क्यों नहीं कर सकता PPSC? उसको पहली बात। आपका टाइम शेड्यूल है, हमारा क्यों नहीं है? आपके का कोई जो स्पेशल ब्रांच का जो एक कांस्टेबल है, उसकी किसी रिपोर्ट पे आप अपने किसी ऑफिसर को डेफर नहीं करते, हमारे को क्यों कर देते हैं? आप जो रीजंस लिखते हैं उस रीजंस में लिखते हैं कि ऑफिसर शैल बी, इसको रखा जाएगा अंडर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, 1 साल तक। भाई किस ग्राउंड पे क्यों रखा जाएगा? ये मेरी इनसे डिस्कशन होती रहती है। पैस ने स्ट्रक्चरली PMS को काबू रखा हुआ है। उनको पता है कि अगर ये 2-3 जगह से निकल गए हमारे हाथ से, जी, वही टेक्निकली, तो देन वी विल बी इन ट्रबल। और उसमें अगर आप PPSC से प्रमोशंस करवा लें, SNGAD का मिनिस्टर लगवा लें, कैलेंडर मिल लेना, मेरी यार सुन, कैलेंडर मिले हमें प्रमोशन के लिए, बोर्ड्स का कैलेंडर मिले हमें कोई,
होना भी ऐसा, पूरी दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इशारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस दिन को बोर्ड होगा, उसमें आप रिजेक्ट कर दें, लेकिन जो बोर्ड्स की टाइमिंग्स हैं, एक स्केच आप एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आप स्केजूल करते हैं चीज़ें। हमारा करियर ही स्केजूल नहीं है, हमारी मीटिंग्स कुछ भी स्केड्यूल नहीं है। आप देखें, मैं आपको फील्ड में बताता हूँ, कोई डीसी कोई भी हो, पैस से हो, पीएमएस से कोई भी बैठा है, वो हफ्ते के कोई शायद 7 दिन ही मीटिंग्स करता है सारा दिन। पब्लिक को किस वक्त टाइम दे, वो फील्ड में कब निकले। मेरी तो रिक्वेस्ट सजेशन ये है, ऑनरेबल जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें कहें कि मीटिंग्स के लिए, हमेशा से मैं कहता है, मैं एसी था तो मैं डीसी से आपको रिक्वेस्ट किया करता था कि सर आप मीटिंग्स के लिए एक दिन रख लें हफ्ते में, सारा दिन मीटिंग्स करें, सुबह 7 बजे से शुरू, रात के 12 बजे तक मीटिंग्स करें, हमें काम करने दें फील्ड में। अच्छा कैसर साहब, एक आपका बहुत बड़ा मुतालबा है जो कि आपके मंशूर एजेंडा में है कि 22वें ग्रेड में भी पीएमएस ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाए। अंदाज़ा करें सर, डॉक्टर होता है 22वें ग्रेड में प्रमोट, हाँ, पंजाब असम्बली के स्कूल टीचर्स होता है, पंजाब असम्बली के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो होते हैं, हमारी जुडिशरी के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो होते हैं। हम क्यों नहीं, मतलब कोई रीज़न बता दें मुझे, क्यों नहीं 22वें ग्रेड में पीएमएस ऑफिसर क्यों नहीं? इट्स अ जेन्युइन रीज़न। अगर 5, 6, 7 सीट्स हैं तो 2, 3 जितने भी आपने जो भी उसका एक कट लगाना है वो यही लगाते हैं। 22वें में आप, अगर आप 22वें में, कैसरानी साहब, अगर आप 22वें में पीएमएस के ऑफिसर्स ले जाते हैं, 2 ही ले जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनको इशू आता है कि ये चेयरमैन पीएनडी लगेगा, ये चीफ सेक्रेटरी की तरफ आएगा, और अगर ये 4-5 पोजीशन में पीएमएस आती है, ये शेयरिंग होती है, तो इनका जो एक कंट्रोल है ना स्ट्रक्चरल, इट्स ऑल अबाउट, जो प्रेसिडेंट के तौर पे आपका सबसे बड़ा चैलेंज है वो इनका स्ट्रक्चरल कंट्रोल जो है ना, आपने उसको लूज़ करना है। और अगर आप 2-3 गैप्स उधर से निकाल लेते हैं तो देन एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म ने इम्प्लीमेंट तो होना ही होना है। देखिए, ये दो एक काम आप कर सकते हैं, 2 में से, या तो एक इसको, ये डिक्टेटोरियल जो आपका वे ऑफ सर्विस है, ये तो आप या तो ये मेंटेन रख सकते हैं, या गवर्नेंस बेहतर बना सकते हैं, फेडरलिज्म इम्प्लीमेंट कर। देखिए, आप हमारा भी कोई या आपका भी कोई अगर 22वें ग्रेड में जाता है तो एक छलनी से गुजर के जाता है ना, एक प्रोसेस से गुजर के जाता है, एक अच्छा ब्रेन होता है, एक काबिल आदमी होता है। तो आपको एक अच्छा ब्रेन, एक काबिल आदमी, एक कॉम्पिटेंट आदमी, एक अच्छा ऑफिसर क्या किसी अच्छे डिपार्टमेंट के लिए नहीं चाहिए? अच्छा, आपके एजेंडा में, क्योंकि अब दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, उसमें जो वेलफेयर है उसके ऊपर भी आपने बड़ा फोकस किया। आप कहते हैं कि जी घरों की मोनेटाइजेशन होनी चाहिए, उसके अलावा गाड़ियों की मोनेटाइजेशन होनी चाहिए, और जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ सिविल सर्विसेज को मिलती हैं, हमारा जो वेलफेयर विंग है उसको इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, उसके लिए ना मैं नुमाइंदा हूँ। अभी मैं पीएमएस का, इस क्वेश्चन से पहले मैं पीएमएस का नुमाइंदा था, अब मैं ना सिविल सर्वेंट का नुमाइंदा हूँ। उसमें पैस भी है। इस सवाल पे वेलफेयर एक ऑफिसर का हक है, आप उसको इस परेशानी से निजात दिला दें कि उसके पास गाड़ी नहीं है, उसका घर नहीं है, उसके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। आपने पेंशन के साथ क्या किया है? अभी जो आप मतलब प्रपोजल्स तो हम बना के भेजते हैं ना, गवर्नमेंट से बाद में इसको इम्प्लीमेंट करती है, पहले प्रपोजल्स तो हमसे जाती हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितनी गवर्नमेंट्स आती हैं उनका सबसे इजी और सॉफ्ट टारगेट सरकारी मुलाजिम है। सैलरी कम कर दें, उनकी कर दें, टैक्स बढ़ा दें, सरकारी मुलाजिम पे बढ़ा दें। आपके पास कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको आप टैक्स नेट में ला सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है सरकारी मुलाजिम को पकड़ें, उसकी सैलरी से 1 लाख तनख्वाह काट लें अगर वो 3 लाख ले रहा है, फर्ज कर लें तो। अच्छा, आपका जो एजेंडा है ये बड़ा आई वुड से यूफेमिस्टिकली, आइडियलिस्टिकली बैलेंस्ड है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पैनल की या आपके जो दूसरा कोर ग्रुप है उसकी कैपेसिटी और इंटेंशन दोनों मौजूद हैं? देखिए, कैपेसिटी तो है, इंटेंशन वही बात मैं कर रहा हूँ, कोई इंटेंशन की जंग तो लड़नी है मैंने अपने ऑफिसर्स के साथ। आप तो बहुत मोटिवेटेड हैं, आपकी टीम भी मोटिवेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह है, सारे ऑफिसर्स हैं, पीएमएस वाले भी हैं, कोई वो बस थोड़ा मुझे नहीं समझ आ रही लेथार्जिक क्यों है, मतलब वो क्यों अपने अपने छोटे छोटे मसाइल से निकल कर अपने कैरियर की तरफ नहीं आ रहे। तो आप अपनी कम्युनिटी को ये यकीन दिलाते हैं कि इफ़ यू आर इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो ज़ाहिर रिजल्ट्स के बारे में तो आप नहीं कह सकते, तो आप जो एफर्ट्स हैं वो पूरी करेंगे 100%। देखिए, मैं तो किश्तियाँ जला के आया हूँ, आगे आपकी मर्जी है। चलें
कमरुद्दीन कैसरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इट बहुत वाज शुक्रिया। नाइस टू टॉक यू। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि इन साइड स्टोरी भी आपको बताई जाए उन थीम्स की जिनके ऊपर हम काम करें। हम गवर्नेंस पे, सिविल सर्विसेज पे, ह्यूमन राइट्स पे, फेडरलिज्म पे, रिफॉर्म्स पे, इकॉनमी पे, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, हमारे 10 थीम्स हैं। उनमें ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो प्रोविंसेस में जो है वो फेडरल सर्विसेज और प्रोविंशियल सर्विसेज के दरमियान एक तनाज़ा है पैस और पीएमएस के दरमियान, उसको हाईलाइट करना भी था। और जो पीएमएस की जो पॉलिटिक्स है, जो पीएमएस की इनसाइट की जो एक स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन है, उससे आपको आगाह करना था। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।